मेरा सवाल आपसे है कि मेरे जो दोस्त हैं जी, मेरे जो हिंदू दोस्त हैं वो मेरे लिए जान छिड़कते हैं और मैं उनके लिए जान छिड़कता हूँ, ये सच है। ऐसे ही कि आपने यहाँ वक्त बिताने के बाद ये महसूस नहीं किया कि यहाँ देशभक्ति तो कूट कूट के भरी है इन इलाकों में? क्या आपको महसूस नहीं होता ये? मैं कैसे कह दूं वकार भाई देशभक्त हैं? अरे वकार भाई मेरे साथ बैठे हैं, मेरे देश में बैठे हैं, मेरे साथ जीवन व्यापन कर रहे हैं, मेरा यहाँ होना। आप वकार भाई के देश में बैठे हैं, मेरा तो मानना ये है। तो बिल्कुल मैं आप ही के देश में बैठा हूँ। आपको सिर्फ मस्जिद दिखती है, मजार दिखती है, दरगाह दिखती है, कब्र दिखती है, ईदगाह दिखता है, कब्रिस्तान दिखता है। हाँ यही दिखता है, हाँ यही दिखता है। मैं इसे स्वीकार करता हूँ, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। आंखों में आंखें डाल के देखिए, मैं प्रियुष साई साहब को पहले तो ये कहूँगा कि प्रियुष साई साहब, आप दिल्ली, देश और समाज का शांति सुहास ना बिगाड़ें। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। नमस्कार, आदाब, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। हम में बहुत ताकत है। आप और मैं बनते हैं हम। हा से हिंदू, माँ से मुसलमान। अगर इन दोनों को जुदा कर दिया जाए तो हिंदू हवा में उड़ जाएगा और मुसलमान ज़मीन में दफन हो जाएगा। देखने वाली बात यह है कि प्रीत सरोही इस वक्त देश के हड़कंप मचाने में सबसे बड़ा भागीदार बनता जा रहा है। इसी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने देखा कि यहाँ पर तुर्कमान गेट के एरिया में ज़्यादातर लोग असमंजसता में है, इस टेंशन में है कहीं अगला नंबर उनका ना हो। काफ़ी दिन से गिरफ्तारियाँ अब रुक चुकी हैं, चीज़ें अब धीरे धीरे पटरी पर आ रही हैं, लेकिन एक और नया शगुफा। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मेरे एक साथी, मेरे एक मित्र जो यहीं तुर्कमान गेट से बाशिंदे हैं यहीं के, और उनसे मैंने बात की और जानने की कोशिश की कि प्रीत सरोही के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, उसके दिमाग में क्यों टारगेटेड एक कम्युनिटी को किया जा रहा है और क्यों उसके दिमाग में सिर्फ दरगाहें हैं, मस्जिदें, खानगाहें ही आती हैं। इस मामले में बहुत सारे मुस्लिम बरादरान से मैंने बात की, क्यों ना एक और पक्ष इसी पुरानी दिल्ली से हमारे भाई हिंदू बरादरान का लिया जाए। तो मेरे साथ हैं इस वक्त नीरज शर्मा। तो यहीं पैदाइश हुई है, यहीं के पैदावार, और यहीं उन्होंने बचपन गुजारा, गिल्ली डंडा खेला और यहाँ के लोगों को समझा और यहाँ की मोहब्बत को समझा। मैं इनसे जानूंगा कि यहाँ का कल्चर क्या है, यहाँ कैसे भाईचारा बना हुआ है, किस तरह से ये नफरती ताकत और ताकतें इन दोनों को अलग करने की कोशिश कर रही हैं। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइए, प्रीत सरोही ने जो एक नया शगुफा छेड़ा है जी, इसके ऊपर आपका क्या कहना है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या कहते हो, क्या रिसर्च है? मैं इसी मिट्टी में पैदा हुआ, इसी मिट्टी में बड़ा हुआ, इसी पुरानी दिल्ली को मैंने अपने बचपन से लेके आज तक जाना पहचाना है। और मुझे बड़ा गर्व है कि मैं पुरानी दिल्ली की जो माँ है, मैं तो उसको माँ ही कहता हूँ, पूरी दिल्ली को बनाने वाली ये पुरानी दिल्ली है। और इसके अपने दुख हैं, अपने दर्द हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ से जो बाहर हैं उनके लिए ये एक माया जाल भी कह सकते हैं, क्योंकि वो यहाँ के लोगों के लिए जो धारणाएं लोग देते हैं वो उसी को परसेप्शन मानते हैं। मेरा यहाँ रहना या मेरा यहाँ होना, और मैं यहाँ से सामाजिक सरोकार से बहुत भली भांति वाकिफ भी हूँ। तो और मेरे जैसे कई और लोग, अब मैं इसको धर्म के नाम से नहीं जोड़ना चाहता, मेरे जैसे कई और मेरे भाई लोग भी यहाँ पे इस समाज से इसी तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़े आए हैं और रह रहे हैं। और जो भी ये घटना आप दरगाह फैज़लाई की बता रहे हैं या जो भी है, जो प्रीत सरोही साहब हैं, जैसे मैंने उनका इंटरव्यू कहा है, वो पहले तो किसी इंटरव्यू में इसको कम्युनल उस पे ले जाते हैं। और जैसे मैंने एक शायद आपका इंटरव्यू सुना, तो उसमें वो कह रहे हैं कि मैं तो अवैध अतिक्रमण के खिलाफ हूँ। तो मेरा मानना प्रीत सरोही साहब से ये है कि आप जिस समाज में रहते हैं, सबसे पहले आपकी सामाजिक जिम्मेदारी है कि उस समाज के अंदर अशांति ना हो। अच्छी बात है, आप अवैध निर्माण के लिए मुहिम चला रहे हैं। दिल्ली तो शायद 50% अवैध है। भाई दिल्ली का कोई पर्टिकुलर एक शीशरा तो नहीं है कि जहाँ पे ये कहा जाए कि भाई पर्टिकुलर यही चीज़ अवैध है। मैं नाम किसी चीज़ का नहीं ले रहा। सुन रहा है ना प्रीत सरोही, आप ये इंटरव्यू ज़रूर देखेंगे, मुझे पक्का पता है ये वही शख्स हैं
नीरज शर्मा को सुन रहे हैं आप, जरा सुनिए और कान खोल के सुनिए जी। आप 50% दिल्ली अवैध है तो आपको पूरी दिल्ली पे कार्रवाई करनी चाहिए। अब उसके अंदर ना तो आपको जाति देखनी चाहिए, धर्म देखना चाहिए, मजहब देखना चाहिए, ऊंच देखनी चाहिए, नीच देखनी चाहिए। ठीक है, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन आप एक ही मानसिकता से चलिए तो समाज भी आपके साथ खड़ा होगा। हो सकता है मुस्लिम समुदाय भी आपके साथ खड़ा हो, क्योंकि उनको भी नहीं पता कि उन्होंने अभी तक कुछ अवैध कर लिया। हो सकता है कि वो गुमनाम हो, क्योंकि जो लोग कर रहे होते हैं ये या जो चीज़ उसके अंदर रह रहे होते हैं तो उनको वो चीज़ पता नहीं होती कि हम अवैध कर रहे हैं, क्योंकि वो हो रही होती है। अब होने में तो प्रशासन भी इन्वॉल्व रहता है, होने में तो सामाजिक जो जिम्मेदारी लेते हैं वो भी इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये शीशा तो जब बुना जाता है, जिन सिलाइयों से बुना गया और ये पूरी चीज़ें तैयार हुई हैं, तो इसमें किसी एक चीज़ की तो भागीदारी रही नहीं है। भाई दिल्ली, अगर मैं कहूँ नगर निगम 25 साल 20 साल से भाजपा का रहा है। भाई तो अवैध निर्माण का संबंध तो एमसीडी से है, तो भाजपा को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हमने 25 साल से दिल्ली को अवैध निर्माण में झोंक दिया। तो ये तो आपको तो गर्व महसूस होना चाहिए ना, हिंदू आगे बढ़ रहा है, नहीं, हिंदुत्व आगे बढ़ रहा है। मैं मान रहा हूँ ऐसा है क्या? आप भी हिंदू हैं, आपको तो खुश होना चाहिए कि अब प्रीत सिरोही जो है जिस तरह से मुहिम चला रहा है मस्जिदों, खानगाहों, दरगाहों पे। देखिए, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें जाननी कि कथनी और करनी में बड़ा फ़र्क है। दो तरह की करनी है इसके अंदर। पहला है कि मैं मस्जिदों को, खानगाहों को, दरगाहों को टारगेट पे ले रहा हूँ। हाँ, मैं ले रहा हूँ, ऐसा उन्होंने वीडियो में बोला है। आपको सिर्फ मस्जिद दिखती है, मजार दिखती है, दरगाह दिखती है, कब्र दिखती है, ईदगाह दिखता है, कब्रिस्तान दिखता है। हाँ, यही दिखता है, हाँ यही दिखता है। मैं इसे स्वीकार करता हूँ। लेकिन जब कोर्ट में मामला जाता है तो वो कहते हैं मैं तो इलीगल स्ट्रक्चर को ले रहा हूँ। मैं भी तो आपसे ही कह रहा हूँ। तो आपके लिए तो फायदा है, आपका प्रीत सिरोही कोई खड़ा है। सर मेरे लिए क्यों फायदा है? अच्छा, मैं तो समाज का अंग हूँ। मैं अपने मजहब, अपने धर्म से पहले मेरे लिए मेरा देश है। तो मेरे माँ बाप ने ये सिखाया, बेटा देश पहले, देश सर्वप्रथम है, उसके बाद सब चीज़ है। अगर मेरा भारत देश है, मैं इस धरती पे हूँ, तभी तो मेरा धर्म है। धर्म तो मेरी सेकेंडरी चीज है। एक बात पूछूंगा आपसे, बीच बीच में टोकता रहूंगा। आप यहाँ की पैदावार हैं, मुसलमानों के साथ आपने साथ में गिल्ली डंडा खेला है, स्कूलिंग की, घूमे फिरे, शादियों में गए और शायद मृत्यु में भी गए होंगे, जनाजों में भी गए होंगे। क्या आपको नहीं लगता है मुसलमान का भी देश पहले है? क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं? ये मैसेज पूरी दुनिया को जाने वाला है, ये सच बोलिए। देखिए, मैं बिल्कुल बेबाक होके बोलूँ, बिल्कुल बोलना चाहिए। जो आम नागरिक है ना, जिसको हम कहेंगे, जिसे अपने जीवन से ही फुर्सत नहीं है, जिसको मोदी जी या जिसको सियासत 140 करोड़ गिनती है, शायद उसमें तो कोई दो राय नहीं है, वो सब एक है। एक आम इंसान को, एक आम व्यक्ति को जो जीवन जी रहा है, उसे किसी चीज़ से क्या लेना देना? वो तो रोजी रोटी, परिवार पालना, अपनी इबादत करना, अपने जो कानून है। मैंने फिर आपसे दोबारा से पूछता हूँ, बताएं। मेरा सवाल आपसे है कि मेरे जो दोस्त हैं जी, मेरे जो हिंदू दोस्त हैं, वो मेरे लिए जान छिड़कते हैं और मैं उनके लिए जान छिड़कता हूँ, ये सच है। ऐसे ही कि आपने यहाँ वक्त बिताने के बाद ये महसूस नहीं किया कि यहाँ देशभक्ति तो कूट कूट के भरी है इन इलाकों में? क्या आपको महसूस नहीं होता ये? मैं फिर आपको माफ़ी के साथ कहता हूँ सर, मुझे ये लफ्ज़ यूज़ क्यों करना पड़ रहा है? देखिए, जो सिनेरियो चल रहा है उसके लिए आपको वोकल होना पड़ेगा। आपको चीजें या तो वाइट या ब्लैक, ग्रे की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है दुनिया में। आप क्यों नहीं सच बोल रहे? मैं तो बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, और जो सच है मैं वही बोल रहा हूँ। बताइए। अगर मैं ये कहूँ कि जी आप देशभक्त हो, यार मुझे ये बताना थोड़ी है देशभक्त हो। मैं कैसे कह दूं वकार भाई देशभक्त हैं? अरे वकार भाई मेरे साथ बैठे हैं, मेरे देश में बैठे हैं, मेरे साथ जीवन व्यापन कर रहे हैं, मेरा यहाँ होना। आप वकार भाई के देश में बैठे हैं, मेरा तो मानना ये है। तो बिल्कुल मैं आप ही के देश में बैठा हूँ। आप मेरे देश में बैठे हैं और आप मेरे भाई हैं। आप बताएं। ये हमारा अपना देश है, तो आपने यहाँ वक्त गुजारा। मैं फिर से एक सवाल करता हूँ, जो हालात आज की डेट में बन रहे हैं, हिंदू और मुसलमान के बीच में खाई क्रिएट की जा रही है, हिंदुत्वों के गानों से, उनके म्यूजिक कंपोजिशन से, उनके डीजे बजाने के स्टाइल से, उनके नारे लगाने के स्टाइल से। और आप आज देख रहे हैं कि हमारे समाज में सोशल मीडिया के ऊपर किस किस तरह के भद्दे देश विरोधी तरीकों से, जो आप
आज का जो मुसलमान है जो ये फील करता था कि ये मेरा देश है, मुझसे ज़्यादा सिक्योर कोई नहीं है यहाँ पर। आपको याद होगा मुशर्रफ जब इंडिया आए थे तो महमूद मदनी, अगर मैं नाम गलत नहीं ले रहा हूँ, तो उन्होंने डिफेंड किया था इंडिया को। उन्होंने ये कहा था कि मियाँ पाकिस्तान से मुशर्रफ साहब आप अपनी यहाँ पर राजनीति शुरू मत कीजिए, यहाँ का मुसलमान अपनी बात कहना जानता है और आपसे ज़्यादा अपने मुल्क से मोहब्बत करता है। जी। इस सिविल सोसाइटी में टोटल पॉपुलेशन के 70% से ज़्यादा, मैं एहतियात से कह रहा हूँ 90% से ज़्यादा, 70% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो इंडियन मुस्लिम्स के साथ उनकी प्रॉब्लम के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं हमेशा, और लड़ा है जुल्म के खिलाफ। आप अपने किसी रिमार्क से प्लीज, चाहे यहां करें और चाहे पाकिस्तान में रह करके करें, इंडियन मुस्लिम्स को एलिनिएट करने की कोशिश ना करें प्लीज। थैंक यू। लेकिन जो सिनेरियोज अब यहाँ पे रखे जा रहे हैं नीरज, आपको ये समझ में आ रहा है कि जिस तरह से प्रीत सरोई कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, पुरानी दिल्ली कभी इस तरह के तनाज़े से, इस तरह की सिचुएशन से गुजरी नहीं है। अब जो गुजर रही है, क्या फील कर रहे हो? भाई, हर समाज में एक समाज की आवाज़ बने हुए लोग होते हैं। अगर बीजेपी की आवाज़ बने हुए कुछ लोग हैं तो बीजेपी से ज़्यादा इस देश में वो भी लोग हैं, ये भी आप मानेंगे, जो बीजेपी की इस आवाज़ के खिलाफ खड़े हैं। आप ये तो मानेंगे कि जितना बीजेपी का जो प्रोपोगंडा कह लें या जो उसकी मानसिकता कह लें या जो उसका एक अपनी राजनीति को चलाने का ढंग है, उससे ज़्यादा आदमी उनकी राजनीति के खिलाफ में खड़ा है। तो आप इस चीज़ को इस तरफ मत ले जाएं, और ना ही मैं इस चीज़ को मानता हूं कि समाज को ये अवधारणा अंदर पालनी चाहिए कि हमारे लिए कोई ये चीज़ बुरी है। उसको अपने अधिकार, अपने संविधान और अपने रहने के उसके ऊपर इतना गर्व होना चाहिए, और किसी को इतना हक नहीं होना चाहिए कि उनको बरगला सके। भाई, अगर आप यहाँ रह रहे हैं, बरगला कौन रहा है भाई? अगर आप मानिए कि अगर यहाँ से बीजेपी का प्रोपेगेंडा स्टार्ट होता है, बीजेपी के प्रोपेगेंडे को अगर कोई मेरे घर में आके कहे भाई आप इस घर के मालिक नहीं हो, तो मैं कैसे मान जाऊंगा कि मैं इस घर का मालिक नहीं हूं? भाई, मैं कैसे मान जाऊंगा? मैं तभी उस चीज़ के बहकावे में आऊँगा, या तो मेरे घर से किसी ने मुझे उस चीज़ को समझाया होगा, यार ये बात ऐसी हो रही है, ये ऐसा हो जाएगा। देखिए, मैं आम भाषा में आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपको ये समझना पड़ेगा अपनी उस चीज़ों को कि आपको गुमराह नहीं होना। अगर हम इंक्लाइन हैं, अगर हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस देश के एक धागे में पिरोए हुए मोती हैं, तो हमको एकजुटता रखनी है। अगर हम एकजुटता रख पाएंगे और हो पाएगा तो ये थोड़े दिन में चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। हमारे देश की मियाद इस पे थोड़ी टिकी है कि भाई हम सब अलग अलग हैं। नीरज, गैप कहाँ आ रहा है? ये जो चीज़ें हो रही हैं, मैं आपको हज़ारों वीडियो दिखा सकता हूँ जो हिंदुत्ववादी, जो मतलब मैं कैसे कहूँ कि लोगों को उकसाने के लिए जो चीज़ें हो रही है, उसका इम्पैक्ट पुरानी दिल्ली पर पड़ रहा है कि नहीं? मैं सीधा सीधा सवाल कर रहा हूँ आपसे। सर, डेफिनेट पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। एक माहौल अगर आप अशांति का फैलाएंगे, लेकिन अगर आपको पुरानी दिल्ली की एक छोटी सी मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ। दिल्ली में बहुत बड़ा दंगा हुआ, बहुत बड़ा दंगा हुआ, इंसानियत शर्मसार है उस दंगे के लिए। हमारी पुरानी दिल्ली में उसका बाल भी नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं? इतनी हैवानियत, इंसानियत रोई वहाँ पे। कितनी इंसानों का नुकसान हुआ, जान माल का नुकसान हुआ, जिंदगियां सिसकती रही वहाँ पे। और हम पुरानी दिल्ली में बैठे, हमने उसकी हवा भी हमारे यहाँ पे नहीं है। कितना, 4 किलोमीटर ही तो था, 5 किलोमीटर था, और मैंने उस चीज़ को महसूस किया। आपको याद होगा कि लाल किले से लेकर दरियागंज पुलिस स्टेशन तक एक नमाज शुक्रवार का था, सिलसिला था, एक विरोध की आवाज़ उठाने के लिए जो ये सब चीज़ हुई थी, उसके लिए एक नमाज अदा की गई थी। मैं उस नमाज के अंदर, मैं और एक सरदार जी और थे जिनकी बहुत वीडियो वायरल हुई। मैं एक अदद, वो एक ऐसा शख्स था जिसने उस चीज़ को बड़े नज़दीक से देखा। वहाँ कम से कम 4000 आदमी था। कितना? 4000 आदमी। और उन्होंने वहाँ नमाज अदा करी। डीसीपी साहब आए, उन्होंने बोला जी आपने अपना विरोध प्रदर्शन कर लिया, अपनी आवाज़ रख ली, सब चीज़ हो गई, और अब आपको इसको डिस्बर्स करना।
मैं दरियागंज पुलिस स्टेशन के सामने खड़ा था। मैं उस भीड़ के सबसे उस मुहाने पे था जहाँ से चीज़ें भावुकता पे भड़क सकती हैं। आप 4000 आदमियों को कितनी देर में समझते हैं डिस्पर्स हो जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट, 25 मिनट में। 25 मिनट में। डीसीपी साहब ने बोला, बिल्कुल दरियागंज डीसीपी साहब के ऑफिस के सामने मस्जिद है, वहाँ से ऐलान हुआ कि हम सब ने अपना जो हक की आवाज़ थी, जो अपने अंदर की चीज़ थी, वो हमने प्रशासन तक रख दी है। तो कृपया करके अब आप अपने अपने घर जाइए। मेरा एक सवाल है दोस्त, मुश्किल से 10 मिनट लगे थे। ये तो यहाँ का कल्चर है। 10 मिनट लगे थे और मैं उस पूरे 4000 आदमियों में अकेला ब्राह्मण आदमी था जो खड़ा हुआ उस चीज को देख रहा था। और 10 मिनट के डिस्पर्स होने के बाद जो वहां दंगा फैलाने के लिए लोग आए, मैंने उनको भी अपनी आंखों से देखा। वो हमारे दिल्ली के नहीं थे, वो हमारे इलाके के नहीं थे। अब वो कहाँ से उतरी हुई भीड़ थी हैवानियत की, जिसने पुलिस की गाड़ियां जला दी, जिसने पुलिस पे पथराव कर दिया। नीरज, मेरा एक सवाल है, आपसे देखी हुई कहानी है। मैं समझ रहा हूँ, आपने बहुत अच्छी बात बोली। मेरा एक सवाल है आपसे कि ये जो एक्शन हाल ही में हुआ, जो कि बहुत ज़रूरी था, पुलिस ने किया। किस चीज़ का? जो अभी पत्थरबाजी के अंदर जो एक्शन हुआ वो पुलिस ने किया, वो इम्पोर्टेंट था, ज़रूरी था, कानून संगत था। लेकिन यही एक्शन अब और लोगों पे क्यों नहीं होते यार? जो भड़काने वाले भाषण देते हैं, इनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं होती है? क्या लगता है, क्या फील होता है? भाई अगर वो कानून के दायरे में आएंगे, लोग उसके लिए एकजुट होकर आवाज़ उठाएंगे। भाई आप बताइए ना, प्रीत सोही कानून के सामने जाके कहता है मैं अवैध निर्माण हटा रहा हूँ, और दूसरी आप जैसे वीडियो में वो कहते हैं कि मैं इसको हिंदुत्व का एजेंडा बना रहा हूं। अभी उसने एक्स पे बोला है, एक्स पर प्रीत सोही ने बोला कि मुझे कोई फटकार नहीं लगी है सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से, और अगर आप लोगों को ये लगता है कि मैं दरगाह खानगाहों के खिलाफ हूँ तो हाँ मैं हूँ। आपको सिर्फ मस्जिद दिखती है, मजार दिखती है, दरगाह दिखती है, कब्र दिखती है, ईदगाह दिखता है, कब्रिस्तान दिखता है। हाँ यही दिखता है, हाँ यही दिखता है। मैं इसे स्वीकार करता हूँ, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। तो ऐसा क्यों है? अतिक्रमण के खिलाफ हूँ या दरगाह मस्जिद खानगाहों के खिलाफ हूँ? ये मैसेज जो जा रहा है वो ये जो बहुत मजबूती हमारे बीच में है जी, जो हिंदू और मुसलमान की है, ये नाइत्तेफाकियों में बदलती है। एक न एक रीज़न तो यहाँ पर जो अविश्वास का फैला था उसके पीछे प्रीत सोही भी था। ये फील करते हो? क्योंकि आप भी फॉलो कर रहे हो। देखो, प्रीत सोही तो सिर्फ एक कारण बना है, सिर्फ एक कारण है। और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं अगर दरगाह, उसने कहा है कि अवैध निर्माण है, दरगाह की जो कमेटी थी 2012 के अंदर एक इस लीगल पे बात तो मैं करने वाला था आपसे। हाँ, इस फौरन बाद में आपसे करूंगा। मेरा सवाल का जवाब अधूरा रह गया जो मैंने आपसे पूछा था कि आप ये फील करते हो कि इनके ऊपर एक्शन नहीं होता। आपने बोला प्रीत सोही तो सिर्फ एक, भाई वो तो एक उसकी, इनके पीछे कौन है यार? वही ताकतें होंगी जो इस देश को बांटना चाहती होंगी, इस देश की तरक्की या इस देश का जो एक युवा चेहरा ऊपर के आ रहा है। यहाँ की जो बाहुबल, जो जनसंख्या, यहाँ का रिसोर्सेज पूरा संसार देख रहा है कि हम एक बहुत ताकतवर देश बन के उभर सकते हैं या उभर रहे हैं, या हम उस मुकाम को समझ रहे हैं आप? ये बात उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। समझे गए क्या कह रहे हैं? उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ एजेंडा किसी का ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं रहा होगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ 50% दिल्ली अवैध है। मैं तो आप प्रीत सोही साहब को या जो इस तरह के एजेंडे लेके चल रहे हैं उनसे ये कह रहा हूँ कि आप इसको यूनिफॉर्म मत करो, इसको सब तरफ लेके जाओ। एक तरफ क्यों लेके चल रहे हो भाई? अवैध निर्माण तो सबके लिए दुखदाई है भाई। एक हमारे लिए या आपके लिए थोड़ी दुखदाई है, जिस समाज में हर सिस्टम के लिए दुखदाई है। भाई आज दिल्ली के अंदर पोल्यूशन बढ़ रहा है या ट्रैफिक बढ़ रहा है या इंक्रोचमेंट बढ़ रही है, तो हर दिल्ली के वासी के लिए वो दुखदाई चीज़ है। तो हम पर्टिकुलर अगर वो एक चीज़ को लेके चल रहे हैं, किस चीज़ को मतलब आप क्या भाई? वो अगर एक हिंदुत्व के सिस्टम को लेके चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता के पीछे कोई उनका एजेंडा चल रहा होगा। देखो, मैं तो इसको यही समझ सकता हूँ क्योंकि उनके दो वर्ल्ड अलग अलग चल रहे हैं। कानून के सामने जब वो खड़े होते हैं तो कुछ और बोलते हैं, और जब वो अपने निजी संवाद पे होते हैं तो कुछ और बोलते हैं। एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम। तो जब एक ही शख्सियत के दो चेहरे एक साथ चल रहे हो तो समाज को भी समझना चाहिए ना, क्योंकि जब वो कानून के सामने जाएंगे तो कानून धर्म और जाति से नहीं चलता। कानून तो अपनी चीज़ों को कानून के हिसाब से देखता। वो अगर प्रीत सोही वहाँ जाके ये कही थी मुझे सिर्फ आपकी दरगाहें तोड़वानी है या मस्जिदें तोड़वानी है, तो कानून उसको वहीं
काउंटर कर लेगा। या यहाँ हमें हमारे समाज को भी पकड़ना पड़ेगा कि वो जो जोरे चरित्र का जो उनके संवाद हैं, इससे उनके अंदर का मापदंड, उनकी मानसिकता और उनका कोई एजेंडा होगा इसके पीछे जो वो उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अच्छा, अब जो पुरानी दिल्ली का जो हिंदू समाज है जी, जिसमें आप भी रह रहे हैं जी, जो हमारे भी दिल के करीब है, इन लोगों के सभी के लोगों के दिल के करीब है पुरानी दिल्ली के, उन लोगों का क्या फील करते हैं? वो लोग क्या फील करते हैं जो हो रहा है? देखो, अगर आप ये समझोगे कि इलीगल इंक्रोचमेंट धीरज कहीं नहीं रहना चाहिए, ये तो हम भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हो, मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन जो फील इस वक्त इनसिक्योरिटी की यहाँ के मुसलमानों में अशांति होती है। दूसरी तरफ क्या फील है यहाँ के लोगों में जो सालों से रह रहे हैं, दादा परदादा के टाइम से एक दूसरे को फील कर रहे हैं, देख रहे हैं, कोई कचौरी किसी की खा रहा है, कोई किसी का चिकन खा रहा है। वकार भाई, जब अशांति होती है ना, तो अशांति तो एक बीमारी कह लें या आग कह लें, वो सबका घर जलाती है। अशांति तो सबका घर जलाती है, सबके दिल धड़कते हैं, सबको डर लगता है। अब जो वो 17-18 बच्चे उठे इलाके से, तो क्या उनकी माँ और उनके घरों से जाके पूछो ना भाई, वो कोई, मैं तो कह रहा हूँ वो हिंदुओं के घर से थोड़ी हैं भाई। हिंदू समाज जो यहाँ पे रह रहा होगा वो तो इस बात से चिंतित है कि हम यहाँ शांति से रह रहे हैं, हमें दरगाह फैज़ से कोई दिक्कत ही नहीं थी, मतलब कभी दिक्कत आई नहीं। आप ये बताइए, वो जो 18 फैमिली इससे आहत हो गई, मैं काउंटर आपसे कर रहा हूँ, आप समाज में जाके ये पूछिए, वो 18 बच्चों की जो अब उन्होंने किस उम्माद में आके, किस जोश में आके या किस बहकावे में आके वो पत्थर चलाए, वो उस गिरफ्त में आ गए, आप सब नहीं चलाए, अब वो उस चीज़ का भागीदार कौन बनेगा? लेकिन इसमें इस मामले में जो 18 बच्चे या 20 बच्चे जो भी अरेस्ट हुए, अभी तो कानून के दरवाजे उनके लिए भी खुले हैं, इंसाफ की तराजू में वो भी तोले जाएंगे, और इंसाफ का कांटा ये कहना बहुत मुश्किल है कि किस तरफ झुकेगा। सबूतों के आधार पर चलता है कानून। उन बच्चों के साथ या उन लोगों के साथ जिन्होंने ये गलत किया है, कानून उनके साथ सख्त कार्रवाई करे, मेरी भी ये डिमांड है। लेकिन अगर कोई इंसान गेहूं के साथ घुन की तरह पिसा है तो कोर्ट है उनको बचाने के लिए, राइट? वकार बिल्कुल है, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि इस चीज़ को रोका जा सकता था भाई। इस चीज़ के लिए समाज भी जिम्मेदार है। मैं इसको बड़े साफ गोई से कहता हूँ, ये अगर मैं यहाँ रह रहा हूँ, जो इस इलाके की नुमाइंदगी कर रहे हैं लोग, जो इस इलाके के सरपरस्त हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो वहाँ भी 4-5 दिन ये चीज़ें चली हैं, उस चीज़ को डाइल्यूट करने की कोशिश भी कर रहे होंगे, उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे होंगे, उसका नेतृत्व भी कर रहे थे, तो ये उनका फेलियर है। एक लास्ट मेरा सवाल है, क्योंकि इंटरव्यू बहुत लंबा हो चुका है, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल के माध्यम से प्रीत सिरोही से एक क्या मैसेज देना चाहेंगे, आंखों में आंखें डाल के? देखिए, मैं प्रीत सिरोही साहब को पहले तो ये कहूँगा कि प्रीत सिरोही साहब, आप दिल्ली, देश और समाज का शांति सुहास ना बिगाड़ें, और जो आपने अवैध निर्माण के खिलाफ मुहिम चलाई है उसे पुरजोर तरीके से चलाएं, उसे पूरी दिल्ली में चलाएं। हम आपका सहयोग करेंगे, हम आपको लिस्टें प्रदान करेंगे, हम आपको बहुत सारी ऐसी जगह बताएंगे जो कि अनऑथराइज हैं, आप उसकी भी आवाज़ बने, तब तो हमें समझ आएगी कि आप समाज के लिए हैं। नहीं तो अगर आप सिर्फ पर्टिकुलर कुछ जगहों के लिए इन चीज़ों को करेंगे तो आपकी जो कुछ जगहें कौन सी हैं वो, या जो मस्जिद कह लें या पर्टिकुलर जो उनके समाज में आ रहा है, मैं तो उस चीज़ को देखिए, फिर मैं आपको कह रहा हूँ, कोर्ट में तो वो जस्टिस के लिए जा रहे हैं, टारगेट तो वो कर ही रहा है दरगाहों को, खानगाहों को, इन चीज़ों को, तो आप उन चीज़ों को अल्फाजों में तब्दील करने से कतरा क्यों रहे हैं? कतरा नहीं रहा हूँ, दोबारा मैसेज दीजिए। मैं कतरा इसलिए नहीं रहा हूँ कि मैं उस चीज़ को पर्टिकुलर नाम इसलिए नहीं देना चाह रहा कि मेरे लिए सब चीज़ एक जैसी है। मैं दरगाहों क्यों कहूँ, मैं तो उनसे कह रहा हूँ कि अगर आप अवैध निर्माण के खिलाफ जा रहे हैं तो आपका जो रंग, मंदिर के लिए भी जाइए, सबके लिए जाइए ना, और इलीगल इंक्रोचमेंट है उसके लिए जाइए, हॉस्पिटल के पास जो इंक्रोचमेंट है उसके लिए भी जाइए। समाज के लिए जा रहे हैं तो समाज तो सब तरफ है। पर्टिकुलर चीज़ की गलती एक समाज के ऊपर क्यों थोपी जाती है? चाहे वो हिंदू करे, मुस्लिम करे, सिख करे, ईसाई करे, अगर वो कोई इंडिविजुअलिटी में 10 आदमी कर रहे हैं तो उसके लिए क्या 10 लाख आदमी जिम्मेदार है? फाइनल मैसेज तो आप
सबसे पहले दिल्ली का माहौल ख़राब ना करें, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। अगर आप अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं तो आप उसको पूरी दिल्ली के लिए लेके चलें, पर्टिकुलर किसी एक धर्म विशेष के लिए ना लेके चलें, जिससे कि हमारे देश, हमारे माहौल, हमारे इलाके और हमारी दिल्ली का जो माहौल है वो अशांत होता है। आप देख रहे होंगे, क्योंकि चीज़ें आपने कोर्ट में जो चलाई वो अलग चलाई हैं, जो आप कोर्ट से बाहर संवाद करते हैं उसमें थोड़ा सा फ़र्क आता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके कथनी और करनी में फ़र्क आ रहा है। आपका जो विज़न है या जो आपके करने के पीछे जो महत्वाकांक्षाएँ हैं, या मैं कहूँगा कि उसके पीछे जो एजेंडा है, उसका संदेह जा रहा है कि आप समाज की संदेह नहीं है, ये तो कंफर्म है। नहीं, समाज की भलाई के लिए नहीं जा रहे। तो ये प्रीत सिरोही, ये आपके लिए क्लियर मैसेज है कि आप अगर दरगाहों, खानगाहों और गुरुद्वारों के मतलब मस्जिदों के अलावा, माफ़ कीजिएगा, किसी और चीज़ को टारगेट नहीं कर रहे हैं, तो आप एक समाज को टारगेट कर रहे हैं, और वो समाज भी इसी मिट्टी की पैदाइश है, पैदावार है। मेरा मानना ये है कि प्रीत सिरोही आपको और चीज़ें भी नज़र आनी चाहिए और बातें भी नज़र आनी चाहिए, ताकि ये जो हम की शक्ति है, हिंदू और मुसलमान जो आज एक है, वो मोहब्बत हमेशा दिलों में बरकरार रहे। आपके एक कदम से हमारे आने वाली नस्लें कहीं इसका खामियाजा ना भुगतें। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ मैं वक़ार अहमद, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।